हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और उत्तराखंड में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। एक बार इसको अवश्य देखिए और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये प्रयास अच्छा है, आपका इसमें आप रिवीजन कर पाएंगे, अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी फटाफट से हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अपना मूल्यांकन करके अवश्य बताइएगा कि आपका क्या स्कोर इसमें आ रहा है। पहला प्रश्न है, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? क्यूशू, शिकोकू, होक्काइडो, होन्शु। कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान से करिए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी, होक्काइडो जो है ये जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है। जो जापान के द्वीपों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे उत्तर से दक्षिण में जो जापान के द्वीपों का क्रम है ये इस प्रकार है। सबसे उत्तर में होक्काइडो है, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर है क्यूशू। तो इसको आप इसी क्रम में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आकार में अगर देखेंगे घटते क्रम में तो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, फिर है होक्काइडो, फिर है क्यूशू, फिर है शिकोकू। इस प्रकार एक प्रश्न बनता है कि जो जापान की राजधानी है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है होन्शु द्वीप पर स्थित है जापान की राजधानी। इसके अलावा आपको पता है कि सबसे जो पहला परमाणु अटैक हुआ था जापान के होन्शु द्वीप पे यहाँ पे हुआ था, जो कि हिरोशिमा है। और पूछा जाता है कि हिरोशिमा किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पे ही ये भी। इसके अलावा दूसरा जो परमाणु अटैक हुआ था नागासाकी में हुआ था, और नागासाकी है दोस्तों क्यूशू द्वीप पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जापान के द्वीपों से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक पूछा जाता है कि जापान में चावल की कटोरी किस द्वीप को कहा जाता है? तो ये भी दोस्तों है होन्शु द्वीप को ही कहा जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है? विकल्प वायुमंडलीय दबाव, तापमान, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में वायु का बाईं ओर मुड़ना और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ना ये होता है दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट लोगन, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया से बाहर विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाता है कौन? माउंट एकांकागुआ। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। इसके अलावा माउंट जो लोगन है ये कनाडा में है। ठीक है, इसके अलावा माउंट एल्ब्रुस आपको पता है कि यूरोप की सबसे ऊँचा पर्वत ये है और ये है रूस में। ठीक है, इसके अलावा माउंट किलिमंजारो पड़ता है तंजानिया में। अगर देश पूछ ले तंजानिया में और महाद्वीप पूछ ले तो किस में? अफ्रीका महाद्वीप पे ये है माउंट किलिमंजारो। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है बताना आपने। तराइन का प्रथम युद्ध 1192, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1576, तैमूर का भारत आक्रमण 1378, चंदावर का युद्ध 1194। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सुमेलित हो जाएगा चंदावर का युद्ध 1194 यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बाकी अशुद्ध कैसे हो गए तो ध्यान रखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसके अलावा पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है 1556 अकबर और हेमू के मध्य में। तैमूर का जो भारत आक्रमण हुआ है 1398 ईस्वी में हुआ है। बाकी यहाँ पे जो चंदावर का युद्ध है ये 1194 में है। और आपको पता है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में ये हुआ था जिसमें जयचंद पराजित हो गया था। अगला प्रश्न, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग त्से-क्यांग, वांगहो, शीक्यांग या फिर वी हो। तो आपको ध्यान रखना है चीन की सबसे लंबी नदी है यांग त्से-क्यांग और ये चीन की नहीं, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा वांगहो से एक प्रश्न बनता है कि इसको चीन का शोक इसको कहा जाता है। वांगहो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक। ठीक है, तो ये भी इससे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फेजेंडा जाना जाता है गन्ने के खेत, कपास के खेत, कहवे के खेत, फलों के खेत। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के खेत हैं यानी कि कहवे के खेत हैं इनको कहा जाता है फेजेंडा। ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। फेजेंडा ब्राज़ील में कॉफ़ी के खेतों को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डार्लिंग है एक नहर, एक नगर, एक झील, एक नदी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डार्लिंग है ये नदी है एक ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली एक नदी है। और ये ऑस्ट्रेलिया में एक नदी बहती है मर्रे, क्या नाम है? मर्रे, उसकी सहायक नदी है ये। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया प्रश्न है यूके पीएससी के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? पुदुचेरी, लद्दाख, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब आप करेंगे लद्दाख, ये हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, अगर पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो उस केस में आप करेंगे दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, गारो एवं खासी। तो एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली, भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी तेल शोधनशाला नहीं है? जामनगर, जमशेदपुर, डिगबोई, बरौनी। तो आपको ध्यान रखना है, इनमें से जो तेल शोधनशाला नहीं है ये हो जाएगा जमशेदपुर, बाकी जामनगर जो कि गुजरात में है, डिगबोई असम में है, बरौनी जो है ये है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में है। बाकी अगर हम जमशेदपुर की बात करते हैं तो इसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, स्टील सिटी, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सारे के सारे तेल शोधनशाला हैं और अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 325, 189, 382, 332। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 2011 के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है वो है 382, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। 325 रहा है 2001 के अनुसार, और 189 जो रहा है ये है 2011 के अनुसार किसका? उत्तराखंड का। ठीक है, अगर 2001 के हिसाब से पूछे उत्तराखंड का तो आपको पता है 159 ये रहा है जनघनत्व उत्तराखंड का। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कैमूर या कैमोर नामक स्थान प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए, कागज़ उद्योग के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, मोटर गाड़ी उद्योग के लिए। तो ध्यान रखेंगे जो मध्य प्रदेश में कैमूर या कैमोर नामक जो स्थान है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल कहाँ है? झारखंड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो ध्यान रखेंगे सापुतारा नामक जो पर्यटन एक पर्वतीय स्थल है ये है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे बांदीपुर जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये है कहाँ पे? कर्नाटक में ये पड़ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? यूकेपीएससी का प्रश्न है। 1639 में, 1665, 1686, 1687। तो ध्यान रखेंगे मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 16, पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया 1813 के अधिनियम द्वारा, 1833 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या फिर 1909 के अधिनियम द्वारा। तो ध्यान रखेंगे पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार 1909 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? लागू किया गया था, जिसको हम मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? पिट का भारत अधिनियम 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड एक्ट 1833, भारत अधिनियम 1898। तो ध्यान रखेंगे भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, ये जो नियम था ये चार्टर एक्ट 1833 का था। अगला प्रश्न है, 1945 के वेवेल योजना का घोषित उद्देश्य था भारत को अधिक्षेत्र यानी कि डोमिनियन का दर्जा देना, भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना, भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जो 1945 का वेवेल योजना का घोषित उद्देश्य था ये था भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। प्रश्न नंबर 19, भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के द्वारा गठित हुआ था? 1813, 1833, 1892, 1853। तो आपको पता ही है कि जो भारत का प्रथम विधि आयोग था ये 1833 के अधिनियम के द्वारा 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाने वाला ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद, बम्बई, मद्रास, पटना, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो आपको पता ही है कि 1861 में क्या आता है? हाई कोर्ट अधिनियम आता है किसके टाइम पे? कैनिंग के टाइम पे।
और बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो आरंभ में जो 3 उच्च न्यायालय थे ये हैं बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी 1945, 1947, 1946, 1949। तो आपको ध्यान रखेंगे कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन के आने के बाद या सिफारिश पर। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित कितने रुपए के बदले में दिया था? 10 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 26 लाख। तो ध्यान रखेंगे 26 लाख ये नियम बनाया गया था कि 26 लाख सालाना देंगे शाह आलम द्वितीय को। और ये हुई है कौन सी संधि? 12 अगस्त 1765 में संधि होती है कौन सी? इलाहाबाद की संधि। इसके तहत ये नियम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कि इलाहाबाद की संधि कब होती है तो 12 अगस्त 1765 को ये संधि होती है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था 1950 में, 1951 में, 1952, 1953। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के संविधान का पहला संविधान संशोधन है ये 1951 में हुआ था। और इसके तहत आपको पता है कि जो हमारा संविधान है उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको पता ही है कि जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां हैं। 9वीं सूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1991 में। प्रश्न नंबर 24। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि रही? अल्मोड़ा और नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और बागेश्वर, गढ़वाल तथा रुद्रप्रयाग। तो ध्यान रखेंगे कि जो ऋणात्मक वृद्धि रही है, जनसंख्या वृद्धि रही है, ये रही है पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में। और पौड़ी गढ़वाल में रही है कितना? -1.41% और अल्मोड़ा में रही है कितनी? -1.28%। ठीक है, तो दोनों में माइनस में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम कौन सा है? ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार, रुद्रपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 8वां नगर निगम है ये हो जाएगा कोटद्वार 8वां था। इसके अलावा जो ऋषिकेश है ये इस प्रकार से 7वां हो जाएगा और जो श्रीनगर है ये है 9वां। तो ये ध्यान रखेंगे 7, 8 और 9। 7वां ऋषिकेश, 8वां कोटद्वार, 9वां श्रीनगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पुस्तक के लेखक थे H.G. वॉल्टन, एटकिंसन, टी मूरक्राफ्ट, विलियम फ्रेजर। तो ध्यान रखेंगे जो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर है ये है H.G. वॉल्टन की। इसके अलावा एटकिंसन की आती है कौन सी? हिमालयन गजेटियर। ठीक है, हिमालयन गजेटियर अगर बात आएगी तो वो हो जाएगी एटकिंसन की। ठीक है, गजेटियर, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 27। रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है नैनीताल संसदीय क्षेत्र का, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का या फिर उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र का। तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रामनगर है ये है कुमाऊं में। ठीक है, ये आपको पता है कि कुमाऊं मंडल में आता है और नैनीताल ज़िले में है। लेकिन अगर संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आता है गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रामनगर विधानसभा जो विधानसभा क्षेत्र है ये आता है गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुमाऊं के अंतर्गत आता है। वैसे अगला प्रश्न है किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? आइवर जेनिंग्स, हैरोल्ड लास्की, जी ऑस्टिन, डी बसु। तो ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान वकीलों के स्वर्ग है, वकीलों के लिए स्वर्ग है, ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है ये जी ऑस्टिन से है। तो जी ऑस्टिन का कथन है दोस्तों, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? विकल्प अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169। तो ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है आर्टिकल 167 के अंतर्गत। इसके अलावा हम 168 की बात करते हैं तो इसमें है विधानमंडल, इसमें आता है विधानमंडल की बात है 168 में। 169 में है विधान परिषद,
और फिर 170 में आ जाती है विधानसभा। 166 में है दोस्तों कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल कार्यों का बंटवारा करेगा मंत्रियों के बीच में, ठीक है। मंत्रियों के लिए कार्यों का बंटवारा ये 166 में है। बाकी 167 में हमने बता दिया कि मंत्रिमंडल से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, अंतर्राज्य परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, योजना आयोग, सरकारी आयोग, विधि आयोग। तो ध्यान रखना है कि जो अंतर्राज्य परिषद है 1990 में ये गठित किया गया था सरकारी आयोग की सिफारिश पर। इसका गठन हुआ था सरकारी आयोग का 1983 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अंतर्राज्य परिषद 1990, सरकारी आयोग, और सरकारी आयोग कब का? 1983 का। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा कब दिया गया था? 1960 में, 1961, 1962, 1963। तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा दिया गया था 1961 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 32, बास्तिल की घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इटली की क्रांति या फिर अमेरिका की क्रांति? तो ध्यान रखेंगे जो बास्तिल की घटना है ये संबंधित है फ्रांस की क्रांति से, और ये हुई थी कब? जुलाई 1789, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है उत्तराखंड के पेपरों में कि बास्तिल की घटना का संबंध। इसके अलावा अगर पूछ ले कि बोल्शेविक क्रांति किस देश से संबंधित है, तो रूस से है। बोल्शेविक क्रांति हुई थी मार्च 1917 में। इसके अलावा ये अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका में जो क्रांति हुई थी बोस्टन टी पार्टी की घटना है जो हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए, याद रखिए। प्रश्न नंबर 33, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? कुणाल की, संप्रति की, दशरथ की और बृहद्रथ की। तो आपको पता ही है कि जो मौर्य वंश है उसका अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था, और इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। बाकी जो ये कुणाल है ये अशोक का पुत्र था, और संप्रति और दशरथ क्या थे? पौत्र थे, ठीक है। ये भी अगर कभी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है, महसू, दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? झारखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और असम। तो ध्यान रखेंगे ये हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, महसू, दांगली और झाली। दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रश्न है सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैंने कहीं पर कुछ ऑप्शन चेंज करने का प्रयास किया था ताकि आपको मैक्सिमम जानकारी देने का प्रयास रहेगा यहाँ पे, इसलिए कहीं पर हो सकता है कि ऑप्शन चेंज हो। बाकी प्रश्न ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उत्तराखंड के यूकेपीएससी या यूकेएसएससी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न आपके सामने है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? शक्तिकांत दास, गीता साईनाथ, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। तो ध्यान रखना है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक हैं उर्जित पटेल, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, 14 अगस्त को किस वर्ष पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया? 2019, 2020, 2021, 2022। तो ध्यान रखेंगे पहली बार मनाया गया है 2021 में, और 2021 में स्वतंत्रता दिवस से पहले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी कि 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। पहली बार भी मनाया गया 2021 में ही, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? नूह सिपीहर, देवल रानी खिजर खां, ताज उल मासिर, खजाइन उल फतूह। तो आपको ध्यान रखना है इनमें से जो पुस्तक नहीं लिखी है अमीर खुसरो ने, ये हो जाएगी ताज उल मासिर। तो ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है ये ध्यान रखिए, हसन निज़ामी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? ताज उल मासिर हसन निज़ामी के द्वारा लिखी गई है। ये 12वीं से 13वीं सेंचुरी में रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के समय में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ताज उल मासिर। प्रश्न नंबर 38, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, सिकंदराबाद, लाहौर, दिल्ली। तो ध्यान रखना है अकबर का जो मकबरा है ये है सिकंदराबाद में। इसको आपको ध्यान रखना है, तो इसका एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है BHASA भाजसा, इसको आप ध्यान रखिए। इसके अलावा का दी सी लारा बाद, ठीक है, ये ट्रिक है इस प्रकार की। क्या ध्यान रखना है? भाजसा कादी सिलाराबाद। क्या मतलब हो गया?
बी से है बाबर और बाबर का मकबरा हो गया काबुल में। एच से है हुमायूं, हुमायूं का हो गया दिल्ली में। ए से है अकबर, अकबर का सिकंदराबाद। जे से है जहांगीर, जहांगीर का लाहौर में। एस से है शाहजहाँ और इसका हो गया। रा से है आगरा, आपको ध्यान रखना है आगरा का, इसमें रा अंतिम वाला है। फिर ए से औरंगजेब है और इसका बाद से हो जाता है औरंगाबाद, तो ये ध्यान रखेंगे। भाजसा कादी सिलाराबाद, ये ट्रिक याद रखिए, फिर इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 39, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? अप्रैल 2017, मार्च 2018, अगस्त 2019, सितंबर 2021। ध्यान रखेंगे जल जीवन मिशन शुरू हुआ है अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? वाराणसी, नोएडा, हरिद्वार, देहरादून। तो भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया है, ये लिया गया है नोएडा में स्थापित किया जाएगा भारतीय विरासत संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6, 8, 5, 7। ध्यान रखेंगे भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे पहले दर्जा दिया गया तमिल को 2004 में, फिर संस्कृत 2005, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम 2013 और ओडिया को दिया गया है 2014 में। ध्यान रखेंगे ये जो ओडिया है इसका नाम पहले था उड़िया, ये भी ध्यान रखेंगे। और उड़िया का नाम बदलकर ओडिया किया गया है कब? 96 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। कभी ये पूछ ले कि उड़िया का नाम ओडिया कब किया गया, तो 96 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा किया गया है। बाकी ये 6 शास्त्रीय भाषा आपके सामने हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। प्रश्न नंबर 42, भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक के पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी 2021, जायद तलवार 2021 में, अल दहाफरे अल अरब अल हिंद। तो ध्यान रखेंगे जो भारत और सऊदी अरब के बीच में पहला सैन्य अभ्यास हुआ था, इसका नाम है अल मोहद अल हिंदी, ये हुआ है 2021 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी जो जायद तलवार है 2021, ये भारत और यूएई के बीच में हुआ है। किसके बीच में? भारत और यूएई के मध्य में हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 43, संवाद 2.0 कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? सामुदायिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, किसान स्वास्थ्य या फिर माध्यमिक शिक्षा से? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आंसर इसका मानसिक स्वास्थ्य से हो जाएगा। संवाद 2.0 कार्यक्रम संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य से। प्रश्न नंबर 44, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है मिश्रित कृषि से, सिंचाई पद्धति से, फसल चक्र प्रणाली से, बागानी कृषि से। ध्यान रखेंगे जो सार पद्धति है उत्तराखंड में, ये है जानी जाती है फसल चक्र प्रणाली से ही इसका संबंध है, ठीक है, सार पद्धति। प्रश्न नंबर 45, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1804, 1792, 1790, 1796। तो ध्यान रखेंगे गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में। वहीं अगर गढ़वाल की बात आए तो आपको पता है 1804 में, ठीक है, 1804 गढ़वाल, 1790 कुमाऊं में। प्रश्न नंबर 46, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पिशावर कांड के लिए प्रसिद्ध हैं। यह घटना कब हुई? 1923, 1927, 1920, 1930। तो आप सभी जानते हैं कि पेशावर कांड जो हुआ था ये हुआ था कब? 23 अप्रैल 1930 को ये घटना हुई थी पेशावर कांड, जिसके लिए जाने जाते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। प्रश्न नंबर 47, सतत विकास संकल्पना है संपत्ति विधि की, रोजगार विधि की, कर विधि की, पर्यावरण विधि की। तो ध्यान रखेंगे जो सतत विकास संकल्पना है ये है दोस्तों पर्यावरण विधि की एक संकल्पना है सतत विकास। प्रश्न नंबर 48, वाराही मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला लगता है इगास बग्वाल के दिन, मकर संक्रांति के दिन, दीपावली के दिन, रक्षाबंधन के दिन। तो आप सभी को पता है कि जो वाराही मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला है ये लगता है रक्षाबंधन के दिन। पूछ ले ये किस ज़िले में है, तो आप सभी को ही पता है चंपावत में ये है, चंपावत ज़िले में ये पड़ता है, ठीक है। वाराही देवी मंदिर देवीधुरा मेला रक्षाबंधन के दिन। प्रश्न नंबर 49 पे हम पहुंच चुके हैं। अगर दोस्तों आप यहां तक पहुंच चुके हैं, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। और बाकी हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चला रखी है जिसके हम 30 भागों पर चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप हिंदी में भी, क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है जिसमें 20 नंबर की हिंदी रहेगी, और आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप हिंदी
को ढंग से पढ़े बिना पेपर निकालना बहुत मुश्किल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस हिंदी की महत्वता को भी समझते होंगे। तो एक बार जाके अवश्य देखिएगा, 30 वीडियो वहाँ पे है, एक बार जाइए। करंट अफेयर की वीडियो है, चैनल पे अगर विजिट करिए तो आपको काफ़ी सारी वीडियो दिखेंगी और एक बार देखिए उनको, फिर आपको क्वालिटी पता चलेगी। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी तैयारी में इस चैनल के माध्यम से कुछ भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल पाती है या मिल सकेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। बाकी बात करते हैं 49 प्रश्न पे। भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में कहाँ हुई थी? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोची। तो ध्यान रखेंगे 1687 में जो प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना हुई है, ये हुई है मद्रास में। प्रश्न नंबर 50 और आपके लिए कमेंट करने के लिए प्रश्न है, तो उसको भी आप अवश्य अटेम्प्ट करिएगा। 50 प्रश्न में पूछा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगर पूछ लें कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक कहाँ पे दिए थे, तो ये है श्रावस्ती। और श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? जो महाजनपद थे उसमें से कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, यहाँ पे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसके अलावा लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध जी से। ये 2-4 फैक्ट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। बाकी आज का ये जो 50 प्रश्न है समाप्त होते हैं। ऐसे ही हम आपके बीच में 50-50 प्रश्न करके लाते रहेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यूके एसएससी हो या फिर यूके पीएससी हो उनके द्वारा। और बाकी आपका कमेंट करने के लिए जो प्रश्न है आपके लिए, वो है ये कि नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398, 1761, 1399, 1739। बाकी इस प्रश्न का आप कमेंट अवश्य करिए। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपका 9 तारीख का पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का, तो ये करंट अफेयर की हमने वीडियो बनाई है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की है, तो उसको भी आप अवश्य देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और हिंदी के प्रश्नों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ। बाकी दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।